जरा सोचिए, आप बस अपना बैंक कार्ड ब्लॉक करने के लिए गूगल पर एक सिंपल सा कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं। पुणे की प्रिया देशमुख ने बिल्कुल यही किया था। एक संदिग्ध सा एसएमएस आया, उन्होंने गूगल किया और जो नंबर सबसे ऊपर दिखा उसे डायल कर दिया और फिर महज 4 मिनट, जी हां, सिर्फ 4 मिनट के अंदर एक बेहद प्यार से बात करने वाले एजेंट ने उनके खाते से 1,87,000 रुपए साफ कर दिए। ये कोई सस्पेंस थ्रिलर की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इसी डिजिटल युग की एक खौफनाक और कड़वी सच्चाई है। तो चलिए, आज हम बिल्कुल गहराई से इस पूरे जाल को डिकोड करते हैं। हम समझेंगे कि कैसे आज के आम डिजिटल यूजर्स उन बेहद शातिर और हाईटेक डिजिटल चोरियों का शिकार हो रहे हैं जो बिल्कुल हमारी और आपके नाक के नीचे अंजाम दी जा रही हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ किसी की एक छोटी सी लापरवाही का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े संगठित सिंडिकेट का बिछाया हुआ जाल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द हाइस्ट। सर्च और सोशल मीडिया पर किस तरह से कब्जा किया जा रहा है। आज के इन डिजिटल ठगों का तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनका टूलकिट बहुत ही एडवांस्ड है। ये संगठित गिरोह अक्सर टियर 3 शहरों या पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे साइबर क्राइम हब्स से अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं। और पता है ये क्या करते हैं? ये चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके भारी भरकम गूगल एड्स खरीदते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी कोई इंसान बैंक, ई कॉमर्स साइट, यहां तक कि किसी लोकल अस्पताल का नंबर भी सर्च करता है ना, तो सबसे ऊपर इन्हीं का फर्जी नंबर स्पॉन्सर्ड लिंक के तौर पर चमक रहा होता है। इसका एक बहुत ही सटीक और डरावना उदाहरण चंडीगढ़ का ये मामला है। जरा सुनिए। ब्लिंकिट से मंगाए गए किसी खराब सामान के रिफंड के लिए गूगल पर हेल्पलाइन नंबर सर्च किया गया। सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर जो नंबर दिखा उस पर कॉल लगाया गया और रिफंड मिलना तो दूर की बात है, उल्टे खाते से 80,000 रुपये गायब हो गए। मतलब एक मामूली सी ग्रोसरी कंप्लेंट और इतना भारी नुकसान। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्लाउडसेक का जो नया डेटा सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। अब ये ठग सिर्फ गूगल सर्च इंजन तक सीमित नहीं है। डेटा साफ बताता है कि अब लगभग 88% फर्जी कस्टमर केयर नंबर सीधे टारगेटेड फेसबुक विज्ञापनों के जरिए फैलाए जा रहे हैं। जी हां, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके ये स्कैमर्स अब सीधा अपने शिकार की स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। ये पूरा खेल एक मैकेनिकल फनल की तरह काम करता है, जिसके 4 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, एक बिल्कुल असली दिखने वाला फर्जी विज्ञापन सही जगह पर प्लेस करना। दूसरा, जैसे ही शिकार उस नंबर पर कॉल मिलाता है तो आईवीआर मशीन बिल्कुल असली बैंक की तरह आवाज निकालती है। तीसरा स्टेप, एक इंसान लाइन पर आता है, बहुत ही तमीज से बात करता है और वेरिफिकेशन के नाम पर आपसे आपका ओटीपी मांग लेता है। और चौथा आखिरी स्टेप, पलक झपकते ही आपका खाता बिल्कुल खाली। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द टेल, यानी इन खतरों को, इन रेड फ्लैग्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, एक असली कस्टमर केयर एजेंट और एक स्कैमर के बीच का फर्क समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी असली बैंक या कंपनी का सपोर्ट स्टाफ आपसे कभी भी, और मैं फिर कहूंगा कभी भी, आपका ओटीपी, सीवीवी या एटीएम पिन जैसी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगेगा। असली एजेंट हमेशा अपने ऑफिशियल सिस्टम से काम करते हैं, जबकि ये ठग अक्सर आप पर दबाव बनाएंगे, डराएंगे या ऐसा दिखाएंगे जैसे बहुत जल्दबाजी है। एक और बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई भी कस्टमर केयर एजेंट आपसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर या क्विक सपोर्ट जैसा कोई भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने को कहे, तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। इन ऐप्स को इंस्टॉल करने का सीधा मतलब है कि आपने अपने फोन या लैपटॉप का पूरा कंट्रोल उस ठग के हाथ में दे दिया है। अब वो आपके फोन पर आने वाले सारे बैंकिंग एसएमएस और ओटीपी खुद ही पढ़ सकता है। इसके अलावा एक और चालाकी जो ये लोग करते हैं वो है यूपीआई पेमेंट का ट्रिक। अक्सर ये स्कैमर्स टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर रिफंड प्रोसेस करने के नाम पर आपको एक यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट या रिसीव रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसे अप्रूव करने को कहते हैं। यहां एक बात हमेशा याद रखनी है, अपना यूपीआई पिन डालने का मतलब हमेशा अपने खाते से पैसे कटवाना होता है, पैसे पाना कभी नहीं। अब आते सेक्शन 3 पर, द रेस्क्यू, यानी अगर धोखाधड़ी हो जाए तो हमारा इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझनी है वो ये कि जब बात आपके फाइनेंशियल डेटा के चोरी होने की आती है तो समय के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। स्पीड ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आधिकारिक डेटा साफ बताता है कि हर गुजरता हुआ घंटा आपके चोरी हुए पैसे वापस मिलने की संभावना को 18% तक कम कर देता है।
इसलिए इस गोल्डन आवर सर्वाइवल गाइड को हमेशा याद रखना चाहिए। शुरुआत के 0 से 5 मिनट के भीतर सबसे पहले कॉल काटें और अपने सभी कार्ड्स ब्लॉक करें। फिर अगले 1 से 3 घंटे के अंदर 1930 पर कॉल करें और अपनी साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और उसी दिन यानी डे 1 पर अपने बैंक के नोडल ऑफिसर को ईमेल या लिखित रूप में इस फ्रॉड की पूरी जानकारी दें। मैं फिर से दोहराता हूं, फ्रॉड होने पर जो सबसे पहली कॉल आपको मिलानी है वो है 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। जितनी जल्दी आप ये कॉल करेंगे, सिस्टम उतनी ही जल्दी उन पैसों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा जो अभी रास्ते में है या किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। और हाँ, 1930 पर कॉल करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। इसके तुरंत बाद आपको cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर पूरी डिटेल्स के साथ एक ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल करनी है। ऐसा करने से एक पक्का कागजी सबूत तैयार हो जाता है जो आगे चलकर बैंक या कानून के साथ लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की 3 डे जीरो लायबिलिटी विंडो के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रॉड होने के 3 वर्किंग डेज के अंदर अपने बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं तो आप प्रोविजनल क्रेडिट पाने के हकदार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको इस भारी नुकसान का बोझ अकेले नहीं सहना पड़ेगा। कानूनी तौर पर भी आपके पास कई अधिकार हैं। नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2024 के तहत तो आप क्रिमिनल FIR दर्ज करवा ही सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सर्विस में कमी के लिए सीधा अपने बैंक या टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब इन बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी जवाबदेही तय की जा रही है। नए IT नियमों के मुताबिक गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों को किसी भी रिपोर्ट किए गए फर्जी विज्ञापन को 72 घंटे के अंदर हर हाल में हटाना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कानूनी मुकदमों से बचाने वाली जो सेफ हार्बर इम्यूनिटी मिली हुई है वो छिन सकती है। तो इन सारी बातों को समझते हुए मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब भी कोई सर्च इंजन आपको किसी कस्टमर केयर का नंबर दिखाएगा तो क्या उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना चाहिए या फिर सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसकी कड़ी जांच करनी चाहिए? इन भरोसेमंद दिखने वाले प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा के इस भ्रम को तोड़ना ही असल में हमारी डिजिटल आत्मरक्षा का पहला और सबसे जरूरी कदम है।